फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन के निर्माण को देशवासियों के लिए गर्व और उपलब्धि का विषय बताया। कहा, इस कदम से देशवासियों में नया आत्मविश्वास हुआ है पैदा। भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस के 100 पदों के लिए 18 जनवरी से लखनऊ में शुरू होगी भर्ती। अभ्यर्थियों को अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी साथ। और देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले आए सामने। केंद्र ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। केरल में बर्ड फ्लू को घोषित किया गया आपदा। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी। इसे 12,000 हॉर्स पावर वाले मेक इन इंडिया के तहत शक्तिशाली इंजन से चलाया जाएगा। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मनेसर, नागनौर, कुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे इन राज्यों में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो ये आसान बनाएगी ही, साथ ही इन दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खासतौर पर किया। पीएम ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सिर फख्र से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले
भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उन्होंने रायबरेली जिला के सलोन ब्लॉक के परशतपुर में 648 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क और पुल सहित 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद बंद कमरों में मीटिंग करके चले जाया करते थे, लेकिन अमेठी की जनता ने ऐसे लोगों को नकारते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार पर भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि आज अमेठी में विकास की बयार बह रही है। परिवारों को सर ढांकने के लिए छत मिले, नौजवानों को शिक्षा के नए साधन मिले और सलोन विधानसभा का नागरिक प्रगति के पथ पर नए उम्मीदों के साथ, देश के साथ, अमेठी जनपद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसी श्रृंखला में आज जब आपके मध्य में आई हूं तो मुझे इस बात का गौरव होता है और आप सबके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके करकमलों द्वारा, जिनके आशीर्वाद द्वारा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विशेष रूप से सलोन की जनता में, गरीब बहनों के मध्य में मात्र 1.5 साल की अवधि में 30,800 से ज्यादा बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मुहैया अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस के 100 पदों के लिए आगामी 18 जनवरी से लखनऊ के एएमसी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन लगभग 86,000 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 6,000 महिला अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चयनित किया गया है। इन चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट 18 से 21 जनवरी के बीच किए जाएंगे। ये जानकारी आज लखनऊ में आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो 48 घंटे पहले की अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट किसी भी सरकारी अस्पताल से लेकर आएंगे। 18 तारीख को हमारे जितने जो 6 ARO ऑफिस हैं यूपी के, उन 6 के 12-13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हर एक के अंदर। उसी हिसाब से ग्रुप बनाए गए जिससे कि ध्यान रखते हुए कि एकदम भीड़ ना हो और एकदम शॉर्ट लिस्ट है। तो पहले दिन हम अमेठी और आगरा जो हमारे ARO है, जो आप मैं बता सकता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट उनके आसपास के 12-13 डिस्ट्रिक्ट दोनों के वो होंगे। और नेक्स्ट डे हम लखनऊ और मेरठ AROs का करेंगे और 20 तारीख को हम जो है अपने उत्तराखंड और वाराणसी को लेंगे और 21 से फिर उनका मेडिकल चेकअप वगैरह शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सबसे आज की तारीख में इस समय में है वो है कोविड का, तो हमने 48 घंटे पहले का कोविड सर्टिफिकेट मांगा उनसे। नो रिस्क सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी मांगा है, उनके बोला लेके आए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस शील्ड जो कॉन्टैक्ट वो, सैनिटाइजर, PPE किट, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, थर्मल स्क्रीनिंग सबके इंतजाम किए हुए। यूपी ATS ने खलीलाबाद जनपद में एक ऑपरेशन के दौरान म्यांमार निवासी रोहिंग्या अजीजुल हक को आज गिरफ्तार किया। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में रह रहा था। इसके कब्जे से 2 फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ लखनऊ के थाना ATS पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं कोरोना टीकाकरण के बारे में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि टीकाकरण के हर केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। ATS उत्तर प्रदेश को
वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सहयोगी एजेंसियों से आज सूचना प्राप्त हुई कि म्यांमार निवासी रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा है। यूपी एटीएस द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो प्रमाणित हुआ कि यह व्यक्ति मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है तथा इसके द्वारा 2 पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों जैसे कि राशन कार्ड, मार्कशीट, प्राथमिक पाठशाला का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाए गए हैं। इन पासपोर्ट के आधार पर इसके द्वारा सऊदी अरब और बांग्लादेश की यात्रा भी की गई है। वर्ष 2017 में इस व्यक्ति के द्वारा अपनी मां, बहन और 2 भाइयों को भी अवैध रूप से भारत लाया गया है तथा उनके भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ये भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेश से भी काफ़ी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक 5 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हजारों पक्षियों, बत्तख और मुर्गियों के मरने की खबर है। केंद्र ने राज्यों को नियंत्रण करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया गया है। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया गया है। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्यों को नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोट्टायम और अलापुझा के साथ हरियाणा के पंचकुला में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम तैनात की है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक है, लेकिन इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि प्रदूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारे गाइडलाइन हैं। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें, और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। यही कुछ सावधानियां हैं, इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के कई स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। बात केरल की करें तो कोट्टायम और अलापुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने अलापुझा का दौरा किया। अलापुझा और कोट्टायम जिलों की 5 पंचायतों में बत्तखों के बाड़े में वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार की ओर से आपात कदम उठाए और फ्लू को विशेष आपदा घोषित कर दिया गया। We have identified around 10,500 ducklings or birds around the infected area. All the 10,500 will be culled in the next 2 days. Action has already been started, and the process has started yesterday. Post-operative sanitization work will also be completed. मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर इस मामले पर निगरानी और मुर्गी फार्म की जांच को लेकर निर्देश दिए। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गे आदि का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जलाशय पर पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं
उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करे। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। भरतपुर के राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में देशी विदेशी पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए पशुपालन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। सीकर, झालावाड़ जैसे जिलों में भी निगरानी की जा रही है और प्रभावित पक्षियों के सैंपल जांच करने के लिए भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए, जहां जहां भी जगह चिन्हित होती है वहां इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में हम स्प्रे करते थे, तो जहां भी ये पाए जाते हैं उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा स्प्रे करके इस वायरस को खत्म करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, विभाग करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा में भी कई पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई और राज्यों ने निगरानी बढ़ा दी है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने सीमा पर बचाव के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सभी वन प्रभागों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात में भी पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप 2006 में सामने आया था। भारत में मनुष्यों में अभी तक इसके संक्रमण का पता नहीं चला है। भारत में ये बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है, जो सर्दियों के महीनों में यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी से मार्च महीने तक भारत में आते हैं। फिलहाल खतरे और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी और सावधानी बहुत जरूरी है। फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए किसानों को नगर विधायक, जिलाधिकारी सहित कृषि विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों ने बहुमूल्य जानकारी दी। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने किसानों से गौ आधारित जीरो बजट प्राकृतिक खेती करने के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत 11 महिला समूहों को अच्छा कार्य करने के लिए रिवॉल्विंग फंड के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोटावेटर कृषि यंत्र से लाभान्वित होने वाले 5 किसानों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विशिष्ट किसानों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कृषि विभाग की योजना है वो सब पहले आओ पहले पाओ नीति पे उनको भी वहाँ पर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो इसमें केवल लेने की कोई बात नहीं। देखिए अभी वर्तमान में सबसे अच्छी योजना KCC को लेके आई गवर्नमेंट। अभी तक भी क्या हो रहा था कि बैंक से लोग बहुत परेशान थे। करना है किसान को अपना आधार कार्ड उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ लगाना है और बैंक का अकाउंट देना है, और इसके अलावा उनको कुछ नहीं देना है। ऑनलाइन ही उनको हमारे पास सूचना आ जाएगी, तो फिर हम उनकी समीक्षा करेंगे। तो निकट भविष्य में इससे बहुत किसानों को लाभ है। ये सम्मान से मुझे तो प्रोत्साहन क्या मिलेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, और किसानों को लगेगा कि हाँ अगर इन्हें पुरस्कार मिला है तो आने वाले समय में मुझे भी पुरस्कार मिल सकता है। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है। अलीगढ़ में नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की अनूठी पहल के चलते राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर बिजली का बिल वसूल रही हैं। इसके लिए बिजली विभाग और NRLM के बीच करार हुआ है, जिसमें महिलाएं घरेलू, व्यावसायिक समेत सभी तरह के बिल वसूल सकेंगी। 20 रुपए प्रति बिल के हिसाब से उन्हें मानदेय मिल रहा है। इस कार्य में समूह की 155 महिलाएं ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर बिजली का बिल जमा कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल जमा करने का कार्य महिलाओं को सौंपा गया है। समूह की महिलाओं का कहना है कि इस कार्य से उन्हें प्रति महीने की 5 से 6 हजार रुपए की आमदनी हो रही है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बिल के लिए पहले लाइनों में लगना पड़ता था, महीनों बिजली बिल भी नहीं आता था। अब घर बैठे ही बिजली बिल जमा भी हो रहा है। हम जो बिजली का बिल जमा होता है उसी पे कार्य कर रहे हैं, जो मोदी जी ने दिया है NRLM की तरफ से। NRLM की तरफ से जो काम दिया है, बढ़िया काम दिया है हमें सर ने। और जो भी है 1000 बिल मिलते हैं ग्राम पंचायत के हिसाब से ही। तो हम 5 ग्राम पंचायत मिली हैं हमारे लिए, और गाँव के नाम बता दिए। और जो भी है 1000 बिल जो मिलता है उसके परसेंट से 20 रुपए % के हिसाब से महीने में हो जाता है हमारा 6000 रुपये का। मोदी जी को धन्यवाद। तो बढ़िया है सर, जब रोजी रोटी मिल रही है तो बढ़िया ही धन्यवाद है मोदी जी के लिए।
इस समय हम बिजली के बिल जमा करने का काम करते हैं। हमें NRLM की तरफ से मोदी जी ने ये रोजगार दिलाया है। इससे हमारे गांव की पंचायत में 2 दीदी चुनी गई हैं। हमें 1000 मीटर दिए गए हैं। उनमें से हम 330 बिल जमा कर चुके हैं और इससे हमें फ़ायदे भी हुए हैं। रोजगार मिला है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। हमारा घर परिवार ठीक चल रहा है। जब हम ये रोजगार करते रहेंगे तो हमारी स्थिति में सुधार आएगा और बच्चे भी खुशहाल रहेंगे। बढ़िया व्यवस्था है साहब, सरकार ने जो है बढ़िया व्यवस्था कर दी है, महिलाओं को रोजगार दिया है और हमारी जो है घर बैठे ही बिल चले जाते हैं। पहले बिल इकट्ठे होते रहते थे, अब जो महीने के महीने बिल आ रहे हैं और घर से ही पेमेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में इसके लिए शासनादेश जारी हुआ है कि इन महिलाओं के लिए भी रोजगार के लिए समूह की महिलाओं को एजेंट बनाया जाए और विद्युत बिल बकाया की वसूली हो। इसमें जो 2000 से कम के बिल हैं उसकी वसूली पर 20 रुपये है और उससे अधिक के जो बिल हैं उस पर 1% वसूली का चार्ज कमीशन के तौर पर इन महिलाओं को मिलता है। बुंदेलखंड के सहरिया जनजाति बाहुल्य ललितपुर जनपद में छोटी छोटी जोत की खेती करने वाले किसानों को नाबार्ड के माध्यम से गठित करवाए जा रहे FPO से किसानों को आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिली है। बिरधा विकासखंड के एरावनी गांव में साई ज्योति संस्था के सहयोग से संचालित पहचान किसान उत्पादक संगठन के 500 सदस्यों को कृषि विभाग की अनुदानित फार्म मशीनरी बैंक योजना से महंगे कृषि यंत्रों का लाभ भी मिलने लगा है। शहर पर निर्भर रहने वाले ये किसान अब अपने गांव में ही सभी सुविधा मिल जाने से अपनी आमदनी भी दोगुनी कर पा रहे हैं। लाभार्थी किसानों का मानना है कि पहचान के माध्यम से अब हमें खेती से जुड़ी सभी सुविधाएं गांव में ही मिलने लगी हैं। हम लोगों की महंगे कृषि उपकरण रखने की हैसियत नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत हम लोग भी खेती के साथ साथ बागवानी का काम करके अतिरिक्त आमदनी का लाभ उठा पा रहे हैं। दी हैं जिसमें ट्रैक्टर और प्लाऊ, रोटावेटर जैसी मशीनें आई हैं। पहले हम लोग काफ़ी परेशान थे, अब हमारे यहाँ सारी सुविधाएं आ गई हैं। ऐसे हम समय से खेती कर लेते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं। पहचान केंद्र से हमको जो सामान मिला है इससे हम लोग खेती करते हैं, अच्छी उपज भी पाते हैं। रोटावेटर है, सुपर सील्डिंग है, थ्रेसर भी है, प्लाऊ भी है। हमको सामान मिल गया, इससे हम लोग अच्छी खेती करते हैं। हमारे गांव में ना ट्रैक्टर था ना कुछ नहीं था, इसलिए श्री मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जी सामान दिया है। हम लोग अच्छी तरह से खेती करते, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लिए जैसा कि भारत सरकार की मंशा रही है कि 2022 तक किसानों की आय वृद्धि हो जाए, दुगनी हो जाए, तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास आने वाले समय में FPO के गठन के लिए 10,000 का ये टारगेट रखा है, उसी क्रम में है। और हम इस जनपद में अभी 2 FPO का गठन करने जा रहे हैं, तालबेट और जोखरा ब्लॉक में, जिसमें अदरक और हल्दी से जुड़े हुए किसानों को शामिल करेंगे और जैसे उनकी जीवन स्तर में वृद्धि हो। प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि जो छोटे छोटे जोत के किसान हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो शहरी आदिवासी हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी खेती को उन्नत तरीके से कर सके, नई तकनीक से कर सके। तो सरकार का जो प्रयास है कि उनके लिए मशीनरी उपलब्ध कराई गई है और उस मशीनरी को उपयोग करके वो अच्छी तरह से अपनी खेती कर सकते हैं। एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग पास शुरू करने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन यात्रियों के लिए अत्याधुनिक लाउंज खोला गया है। लाउंज में यात्री घंटे के हिसाब से भुगतान कर आराम कर सकेंगे। लाउंज में चाय, नाश्ता और भोजन की भी सुविधा मिलेगी। लाउंज को कोरोना के नियमों को देखते हुए गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें बिना किसी चीज को छुए आप उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हर जगह अत्याधुनिक सेंसर से लैस सुविधाएं हैं। देश के रेलवे स्टेशनों में पहली बार प्रयागराज जंक्शन पर इसे खोला गया है, जहां पर कम कीमत में 5 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। इलाहाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसके तहत वाटर रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। जो हमारा ये लाउंज है, लग्जरियस ट्रैवलर लाउंज,
जो है ये ऑल ओवर इंडिया में पहली बार बना है। जो भी व्यवस्था हमने की है फॉर द पैसेंजर्स वो आज तक किसी भी ट्रैवलर लाउंज में नहीं। कोविड को देखते हुए हमने यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स लगा रखे हैं कि आपको कहीं पर भी हाथ टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉयलेट्स हमने दिए हैं उसमें कहीं से भी आपको हाथ नहीं टच करना पड़ेगा। सारा का सारा सेंसर बेस्ड सिस्टम है सब कुछ। प्लस जो भी कस्टमर बाहर से अंदर आता है सबसे पहले सैनिटाइज होता है, उसके बाद ही कुछ उसको दूसरे उसमें जा सकता है। ये हमारा जो लाउंज है ये 2 फ्लोर्स में है, एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम लाउंज। बिल्कुल अमेजिंग व्यवस्था। मैं मतलब कानपुर से आया, ट्रेन से मुझे ये लॉन दिखा, मैं अंदर आया, देखा पहले सब मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी यहाँ। मैं गया देखा, इसका वॉशरूम देखा, बिल्कुल बेस्ट वॉशरूम था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे स्टेशन में ऐसा कोई लॉन होगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन के निर्माण को देशवासियों के लिए गर्व एवं उपलब्धि का विषय बताया। कहा, इस कदम से देशवासियों में नया आत्मविश्वास हुआ है पैदा। भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस के 100 पदों के लिए 18 जनवरी से लखनऊ में शुरू होगी भर्ती। अभ्यर्थियों को अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी साथ। और देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले आए सामने। केंद्र ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। केरल में बर्ड फ्लू को घोषित किया गया आपदा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।